अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप 9th 10th 12th और बीएससी में पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए। हम आपको उसका पूरा सोल्यूशन देंगे और उसको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। तो इसीलिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो 3 लॉज हैं उनके बारे में। ठीक है, ये 3 लॉज आपको पता ही होंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होते हैं। पहला लॉ क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट इंक्रीज कर जाएगी। अब ये फोटो करंट क्या है? अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फोटो करंट बढ़ जाएगी। सेकंड लॉ क्या है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी का लीनियर फंक्शन होती है, जिसके लिए हम लोगों ने ग्राफ भी जानते हैं कि उसका ग्राफ लीनियर फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है। फिर थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन फोटोइलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात? अब दिक्कत ये आती है कि फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स से क्यों नहीं एक्सप्लेन हो रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में इन अंतर क्या है। तो अंतर ये है, क्लासिकल मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स होती है जहाँ पर न्यूटन के लॉ होल्ड करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं कि क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन के लॉ गलत हो जाते हैं। एक्चुअल में न्यूटन्स ने जितने भी लॉ दिए थे, जितने भी लॉज दिए थे न्यूटन ने, वो सभी जगह पे ही काम करते हैं और एकदम यूनिवर्सल लॉ है। इसीलिए यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, यानी कि वो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। पर कुछ फिनोमिना ऐसे हो रहे थे जहाँ पर न्यूटन के लॉ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। हम ये नहीं कह सकते डायरेक्टली कि वो गलत है लॉ, बट हाँ ये ज़रूर था कि कुछ ना कुछ तो हमसे मिसिंग हो रहा था, कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने ऑब्जर्व किया था? मैक्स प्लैंक ने। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के दौरान इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो लाइट से रिलेटेड जो क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेनेशन हो रहा था वो बहुत अलग बात है। ठीक है, उसको आज मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि मैक्स प्लैंक ने ही ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। फिर उसको अगर आगे फर्दर आइंस्टीन आया और आइंस्टीन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक पार्ट है। पर आज हम लोग देखेंगे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये भी वो फिनोमिना है जो क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा था। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग किसकी बात करते हैं? यहाँ पर आप प्लैंक की बात करते हैं, आइंस्टीन की फोटो इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको न्यूटन के बारे में ज़्यादा नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको प्लैंक कांस्टेंट दिखेगा h। ठीक है, जहाँ पर भी आपको प्लैंक कांस्टेंट h दिखे समझ लीजिए वो आपकी कौन सी मैकेनिक्स है? क्वांटम मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कहीं भी आपको प्लैंक कांस्टेंट h नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा क्या दिक्कत हमारे सामने आ रही थी, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी जिससे हम इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तो पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है एक्चुअल में, ये थर्ड पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये थी कि पहला ये कह रहा था, देखो पहली हमारी बात थी क्या? इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ जाएगी, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। फोटो करंट किसकी वजह से?
फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोटो करंट फ्लो करती है। ठीक है, अब सुनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से। अब आपने लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और जो वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ये आपस में तीनों चीज़ें किस एंगल पर होती हैं, 90 डिग्री एंगल पर होती है, यानी कि तीनों ही चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो मैं आपको पहले भी एक बार और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कट और एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट चाहिए या बिल्कुल ऊपर चाहिए तो आप इस वीडियो को ना देखिए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको पूरा सा नॉलेज चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ही परपेंडिकुलर ही हमारी वेव का प्रोपगेशन होता है। क्लियर हो गया? सुनो, अब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कह रही थी कि लाइट एक वेव है। यहाँ पर ध्यान देने वाली वह बात है, जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करेंगे तो हम लाइट को क्या कंसीडर करके चलेंगे, वेव को की तरह कंसीडर करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में लाइट को क्या कंसीडर किया, पार्टिकल कंसीडर किया, जिसको हम लोग कहते हैं फोटॉन। क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव कंसीडर किया गया। तो इसमें कहा जाता है कि जो वेव है, कोई भी मेटल सरफेस है, मान लो ये, जब वेव में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब ये वेव किसी भी मेटल सरफेस पर जाएगी तो मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उस इलेक्ट्रॉन को ये वेव निकाल के बाहर कर देगी। कैसे बाहर कर देगी? इस वेव में है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होगा। जब वेव इस पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के छोड़ देगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आती है? अब आपको याद होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव को वेव फ्रंट कहा गया। ठीक है, वेव फ्रंट होता है, एक्चुअल में वेव नहीं, वेव फ्रंट होता है। और ये वेव फ्रंट इस मेटल सरफेस पर गिरता है आके। एक वेव फ्रंट चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वेव फ्रंट जो होता है ये इस मेटल सरफेस पर आकर गिरता है। तो प्रॉब्लम क्या आ गई? अब वेव फ्रंट में एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, हर जगह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब ये वेव फ्रंट इस मेटल सरफेस पर गिरता है, ये मैं फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये दोनों नहीं एक्सप्लेन अभी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ये वेव फ्रंट आके इस पर गिरता है सरफेस पर, तो क्या होता है, इसकी एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है भाई। तो इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी ज़रूरत है इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ, कि जब ये वेव फ्रंट इस मेटल सरफेस पर आकर गिरता है तो क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी रिक्वायर है कि इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एनर्जी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एनर्जी इकट्ठा करने में इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो बाहर निकल सके। समझ में आई बात? मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब जब ये वेव फ्रंट इस पर मेटल सरफेस पर गिरता है तो इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी नहीं मिलती है कि ये तुरंत आकर निकल के बाहर आ जाए मेटल सरफेस से। ठीक है, क्यों नहीं उतनी एनर्जी मिलती है? क्योंकि एनर्जी वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है हर जगह पे। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन लिबरेट होगा मेटल सरफेस से, ये श्योर है, पर कुछ टाइम के बाद। क्योंकि कुछ टाइम के बाद क्यों लिबरेट होगा? इस वजह से कुछ टाइम के बाद लिबरेट होगा क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ये एनर्जी को हर जगह से एक्वायर करेगा, फिर उसके बाद एक्युमुलेट करेगा, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। मतलब थोड़ा सा टाइम इसको एनर्जी इकट्ठा करेगा। कितनी एनर्जी इकट्ठा करेगा? जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए।
क्लियर हो गया? ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मतलब जैसे ही वेव फ्रंट गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में। क्यों टाइम लगेगा मैंने आपको बता दिया। बट क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से देखा गया कि जैसे ही वेव हमारी या रेडिएशन हमारी ये मेटल सरफेस पर गिरती है, जस्ट विद इन अ सेकेंड फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाता है। तो यानी यहाँ की क्लासिकल मैकेनिक्स तो यहाँ पर फेल हो गई। क्लासिकल मैकेनिक्स तो कह रही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या बता रही है कि जैसे ही वे रेडिएशन गिरा तुरंत ही निकल के बाहर आ गया, तुरंत ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो यही है आपका फर्स्ट पॉइंट। इसको आप बुक से भी थ्योरी लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको समझा पूरा डिटेल में दिया, और ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। आप सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके हिसाब से क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द लाइट, हाइयर इंटेंसिटी दैट इज लाइट कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड विल गिव हाइयर काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पर मैंने फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखा बताइए? क्योंकि यार क्लासिकल मैकेनिक्स में के टाइम जब एक्सप्लेनेशन हुआ था तब कहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन था? फोटो इलेक्ट्रॉन तो क्वांटम मैकेनिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअल में फोटान वर्ड तो आइंस्टीन ने यूज किया। आइंस्टीन ने जब फोटान के बारे में बताया तब से फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाने लगा, उससे पहले तो इसको इलेक्ट्रॉन ही तो कहा जाता था। सेकंड पॉइंट क्या है मैं इसको आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द लाइट के हिसाब से जिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब स्ट्रॉन्गर फील्ड का मतलब स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा। अब भाई तुम फील करना, यहाँ पर अपने दिमाग से बस सोचना हो। जैसे कोई मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पर, और इस इलेक्ट्रॉन को तेज वेलोसिटी के साथ बाहर निकाल देंगे। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा एनर्जी होगी। लेकिन ऐसा देखा गया, ऐसा ऑब्जर्व किया क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी का। मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ती है या घटती है। अब ऐसा क्यों है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जितनी चीज़ें अभी क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन जो नहीं हो पा रही हैं वो हम क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे एक्सप्लेन होंगी वो देखेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द लाइट के हिसाब से लाइट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सफिशिएंटली इंटेंस देन इट कैन लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन, बट इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन विल लिबरेटेड। ये क्या कहता है? क्लासिकल मैकेनिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से लो फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंस मतलब तीव्र है, या कह लो बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज है, या कह लो जो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा तीव्र ही कह लो यार, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर वो तीव्र है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से लिबरेट कर देगी। लिबरेट मतलब निकाल देगी बाहर। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, उसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होता। मतलब हर मेटल सरफेस की एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है
जिसके नीचे कोई भी इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं करता है। अब आपको लोगों कर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कहलाती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। मतलब म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं एमिट करेगा, उसके ऊपर करेगा या उसके बराबर करेगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपको मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी ज़रूरत है। तो यहाँ से आपकी एक और डेफिनेशन तैयार हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो मैं चाहता तो 4-5 मिनट में भी एक्सप्लेन कर देता, बस सीधे पॉइंट लिखवाता, बट मैंने आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको मैंने इतना ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया तो बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस नीचे चैनल को सब्सक्राइब नीचे कर देना, नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।